नमस्कार, स्वागत आपका 5 शहर 5 खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। हम बात करेंगे 5 शहर 5 खबर में मध्य प्रदेश और यूपी से 5 खबरों की, और जो खबरें होंगी वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिन पर दिन भर हमारी नजरें बनी रहेंगी। तो 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहले बात करेंगे राफेल की, जिसको लेकर मध्य प्रदेश की सियासत गर्म है। दूसरी खबर में बात होगी कोरोना की। कोरोना ने अब प्रदेश सरकार ही नहीं बल्कि प्रदेश बीजेपी संगठन में भी एंट्री कर दी है। तीसरी खबर में हम आपको ले चलेंगे उत्तर प्रदेश के आगरा, जहां बीजेपी नेता ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। चौथी खबर अशोकनगर के मुंगावली से, यहां कोरोना के चलते मानसिक तनाव दूर करने के लिए डॉक्टर ने अनोखा तरीका अपनाया है। पांचवी और अंतिम खबर हम आपको बताएंगे पवई के लोग किस तरह सड़क निर्माण पूरा होने की राह देख रहे हैं। इन 5 खबरों पर हमारी नजरें रहेंगी और आज इन्हीं खबरों पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। तो पहली खबर राफेल से जुड़ी। आज देश राफेल दिवस मना रहा है, क्योंकि अब फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों की गर्जन से हिंदुस्तान का आसमान गूंजेगा। लेकिन इससे पहले राफेल को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। सबसे पहले राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने फिर राफेल की खरीद पर सवाल उठाए, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने राफेल की कीमत को लेकर केंद्र सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने एक के बाद एक लगातार कई ट्वीट किए। उन्होंने अपने ट्वीट में केंद्र से राफेल की कीमत पूछी है। दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में राफेल डील को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी सवाल उठाए। दिग्विजय सिंह ने अपने पहले ट्वीट में लिखा, आखिरकार राफेल फाइटर प्लेन आ ही गया। 126 राफेल खरीदने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए ने 2012 में फैसला लिया था और 14 राफेल को छोड़कर बाकी भारत सरकार की HAL में निर्माण का प्रावधान था। यह भारत में आत्मनिर्भर होने का प्रमाण था। दिग्विजय ने कहा, एक राफेल की कीमत 746 करोड़ तय की गई थी। मोदी सरकार आने के बाद फ्रांस के साथ मोदी जी ने बिना रक्षा और वित्त मंत्रालय व कैबिनेट कमेटी की मंजूरी के नया समझौता कर और HAL का हक मारकर निजी कंपनी को देने का समझौता कर लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा को अनदेखी कर 126 राफेल खरीदने की बजाय 34 राफेल खरीदने का निर्णय ले लिया गया। दिग्विजय के ट्वीट के बाद नरोत्तम मिश्रा ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, राफेल के हिंदुस्तान आने के बाद 3 जगह मातम होगा, चीन, पाकिस्तान और जो ट्वीट कर रहे हैं उनके यहाँ राफेल आने का मातम होगा। नरोत्तम ने कहा, जो लोग सेना का मनोबल गिरा रहे हैं, पुलिस का मनोबल गिराते हैं, इन लोगों को दूसरे देश की नागरिकता लेना चाहिए। हिंदुस्तान का आसमान आज राफेल की गर्जना से और देश का माथा आज गौरव से गौरवान्वित होगा। केवल 3 जगह मायूसी होगी, अगर होगी तो, या मातम होगा तो 3 ही जगह होगा, चीन में, पाकिस्तान में और जो सुबह से ट्वीट कर रहे हैं उनके यहाँ। जो लोग रोज सुबह उठकर कभी सेना का मनोबल गिराते हैं, कभी देश के सम्मान और स्वाभिमान को आहत करते हैं, पुलिस का मनोबल गिराते हैं, ऐसे लोगों को तो अच्छा हो कि किसी दूसरे राष्ट्र की नागरिकता ले लें। कम से कम देश के स्वाभिमान और सम्मान के साथ तो सुबह ही उठ के न खेलें। की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। एक तरफ हम देखेंगे आसमान में राफेल की गर्जन होगी और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में आरोप और प्रत्यारोप को लेकर एक दूसरे पर गरजने का दौर अभी से ही शुरू हो गया है। मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। गरजना तो था ही, राफेल जो आ रहा है मनोज जी, लेकिन इस तरह से आरोप प्रत्यारोपों का दौर मध्य प्रदेश में, एक तो कोरोना, ऊपर से आरोप। लेकिन सवाल ये कि राफेल से इतनी परेशानी कांग्रेस को क्यों है? हमने देखा शुरुआत में राहुल गांधी ने भी कई तरह के आरोप लगाए, लेकिन अब जब आ रहा है तो स्वागत ही कर लेते। लेकिन आरोप प्रत्यारोप और उसको फिर बीजेपी इस तरह से ले रही है कि आप सेना का मनोबल गिरा रहे हैं, आप पुलिस का मनोबल गिरा रहे हैं। सुबह से शुरू होते हैं, किसी के यहाँ मातम बनेगा तो चीन, पाकिस्तान और कांग्रेस। यह देखिए, सबसे पहले इसकी शुरुआत दिग्विजय सिंह ने सुबह की थी। उन्होंने एक लंबा चौड़ा चिट्ठी टाइप में खत लिखा, कह सकते हैं ट्वीट किए कई सारे, और राफेल की कीमतों को लेकर सवाल उठाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब यूपीए की सरकार ने मंजूरी दी थी कि देश की सुरक्षा के लिए 126 राफेल खरीदे जाने थे और इनमें से ज्यादातर का उत्पादन देश में ही होना था। अब उनका आरोप है कि एनडीए सरकार, जो कि मोदी सरकार है, वो सुरक्षा हितों से समझौता कर रही है। एक बड़ा आरोप उनका यह है कि सरकार ये नहीं बता रही है कि एक्चुअल प्राइस क्या है एक राफेल का, क्योंकि यूपीए सरकार के समय ये बताया गया था कि 715 करोड़ के आसपास एक राफेल की कीमत तय की गई थी। लेकिन इस सरकार में उनका आरोप है कि डबल कीमत इसकी की जा रही है। इसको लेकर हालांकि सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर कुछ
टिप्पणी नहीं की थी और इस मामले को कह सकता खारिज कर दिया था। इसके बाद भी अगर ये सवाल उठाया जा रहा है तो निश्चित रूप से कांग्रेस को सोचना होगा कि ठीक है, विरोध की खातिर आप कहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने इसमें मीडिया को भी लपेट लिया, उन्होंने टीवी एंकरों पर सवाल उठाए, उन्होंने मीडिया पर सवाल उठाए। इसके साथ ही उन्होंने जो मोदी समर्थक है उनको भी कटघरे में खड़ा किया कि अगर हम सवाल पूछते तो जो मोदी आर्मी है वो ट्रोल करने लगती है और जो मोदी समर्थक मीडिया है वो उनको देशद्रोही बताने में, साबित करने में चुन जाती है। लेकिन उन्होंने ये पूरे जो ट्वीट किए हैं, दिग्विजय सिंह ने जो सवाल उठाए हैं वो सारे के सारे वही है। जब राफेल का जब पहली बार सौदा हुआ था तो लगभग 1 साल से, मतलब पिछले जो लोकसभा चुनाव जो हुए हैं 2019 के, उसके पहले से जो सवाल उठाए जा रहे थे कमोबेश वही सवाल दिग्विजय सिंह ने फिर से पूछे हैं। इसी को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने तंज किया कि अब मातम 3 ही जगह होगा, पाकिस्तान में, चीन में, और जो लोग सवाल उठा रहे हैं। तो इनडायरेक्टली उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उनका निशाना किसकी होता है सबको पता है। दूसरी ओर अगर बात करें कांग्रेस की, तो नेशनल लेवल पर भी कांग्रेस की ओर से भी इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की जा रही है। राहुल गांधी लगातार चीन की बात कर रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह संभवतः इकलौते हैं जो राफेल जब आज कुछ घंटों बाद भारत की धरती पर लैंड करेगा अंबाला में, उसके पहले वो सवाल खड़े कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के लिए कोई चिंता का सबब हो सकता है, कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब हो सकता है, और बीजेपी के लिए ये कह सकते हैं उनका मुहित मुद्दा है कि अगर कोई राष्ट्रवाद की बात करता है, कोई राम मंदिर की बात करता है, ये ऐसी किसी मामलों पर कोई बात करता है तो बीजेपी के लिए सबसे उनका मुहित मुद्दा होता है। तो इसको लेकर वो तुरंत हमलावर रुख अपनाते हैं और वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो देश की सेना पर सवाल उठा रहे हैं, वो देश के हितों से खिलवाड़ कर रहे हैं, वो देश की सुरक्षा को चिंता में डाल रहे हैं, वो देश हितों को त्याग पर दाव पर लगा रहे हैं। निर्माण की बात हो रही है, HAL निर्माण का प्रावधान था लेकिन बाद में चेंजेस हो गए, इस तरह के ट्वीट में भी उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने आत्मनिर्भर को कोट किया है मनोज जी। हाल ही में हम देख रहे हैं जब वोकल लोकल जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर जैसे शब्दों की बात की जा रही है कि देश के तमाम लोगों को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। हमने चीन को सबक सिखाने के लिए तमाम वो ऐप्स बंद कर दिए। तो क्या आत्मनिर्भर शब्द का उपयोग उनके ट्वीट में आपको लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में वो टारगेट करना चाह रहे हैं? लेकिन जैसे कि आपने भी कहा कि वो जब उन चीज़ों को छूते हैं जो बीजेपी के फेवरेट टॉपिक्स हैं तो बीजेपी भी बख्शती नहीं है, फिर जवाब भी आते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से आप बिल्कुल सही कह रही है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो टाइमिंग है उसको लेकर कांग्रेस में भी सवाल उठाए जाते हैं कि दिग्विजय सिंह हमेशा वो टाइमिंग चुनते हैं जिससे पूरी पार्टी के लिए संकट खड़ा हो जाता है। अब जैसे राफेल की अगर बात करें तो पूरे देश और दुनिया में इस बात की लेकर चर्चा हो रही है। लोकल फॉर वोकल की जो अगर बात कर रहे हैं हम, तो जो गालवन घाटी का संघर्ष हुआ, इसके बाद भारत ने चीनी ऐप्स बैन किए थे, इसके बाद लोकल फॉर वोकल का नारा उन्होंने दिया था। लेकिन ये जो एग्रीमेंट है वो यूपीए सरकार के समय से शुरुआत हुई थी 2013 से, मोदी सरकार ने इस करार को आगे बढ़ाया। 2016 में इस सौदे को फाइनल रूप दिया गया था और जो 36 विमान मिलना है वो 2022-23 तक मिलना है। तो यानी कि हर साल 5 से 6 विमान मिलना है। और इसके पहले पहला मौका नहीं, हमने देखा था कि जब राजनाथ सिंह फ्रांस गए थे और उन्होंने जब पहले राफेल के लिए जब उसमें उन्होंने पूजन किया था, उसके नीचे उन्होंने नींबू रखा था उसके पहिए के नीचे, तब भी कांग्रेस ने सवाल उठाए थे, हंसी उड़ाई थी, कहा था कि विज्ञान के युग में दकियान उसी बातों को अंजाम दिया जा रहा है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं चाहे अनचाहे ऐसे मुद्दों को हाथ धर देती है जो कि उनके लिए परेशानी का सबब बनते हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं और उनके खुद के वोटर उससे बिचकने लगते हैं। तो राफेल के इस मामले में भी उनको सबसे पहले हो सकता था कि सारे विपक्षी दल हैं, जैसे शरद पवार से लेकर तमाम सारे नेता कह चुके हैं कि फॉरेन पॉलिसी हो या रक्षा सौदे हैं उसमें काफी सोच समझकर बोलना चाहिए। और शरद पवार अभी कांग्रेस के सहयोगी हैं महाराष्ट्र में, शरद पवार देश के रक्षा मंत्री रहे, उनकी बातों को तो कम से कम कांग्रेस को गंभीरता से लेना चाहिए। AK एंटोनी उनके इतने सक्षम रक्षा मंत्री रहे और वो इकलौते संभवतः कांग्रेस सरकार में रक्षा मंत्री रहे थे जिन पर कोई आरोप नहीं लगा था। तो ऐसे तमाम सारे दिग्गज नेता अगर वो इस सौदों पर बात करें तो समझ में आता है, लेकिन दिग्विजय सिंह कभी केंद्रीय मंत्री नहीं रहे, दिग्विजय सिंह का कभी रक्षा से कोई लेना देना नहीं था। तो ऐसे में अगर वो सवाल उठाते हैं तो अभी हम देख रहे हैं कि केवल उनके अलावा कांग्रेस के किसी नेता ने कोई बयान नहीं दिया राफेल को लेकर। पूरे देश की अगर हम बात करें तो बेहतर ये होता है कि अगर वो राफेल आ जाता है देश में शाम तक या 2 दिन बाद वो उस पर चर्चा करते कि अब राफेल आ गया है, लेकिन यूपीए सरकार को वो क्रेडिट देते कि हमने इससे बातचीत शुरू की थी, लेकिन हमने ये सौदा इतने का किया था और मोदी सरकार को बताना चाहिए कि उन्होंने सौदा कितने का किया था। लेकिन वो उससे पहले से जब सवाल खड़े करते हैं
तो वो खुद जवाब सवालों के घेरे में जाते हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी को वो संकट में डाल देते हैं। और वो खुद भी कह चुके हैं, हमें याद है विधानसभा इलेक्शन के टाइम पर उन्होंने कहा था कि वो इसलिए ज़्यादा प्रचार प्रसार में आप पार्टी के लिए नहीं बोलते क्योंकि कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, फिर पार्टी के लिए प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इनडायरेक्टली इस तरह की बातें थी। बहरहाल शुक्रिया मनोज जी जानकारी के लिए। तो राफेल की गर्जन हम सुनेंगे आसमान में, लेकिन गर्जन मध्य प्रदेश में भी आरोप प्रत्यारोपों की सुबह से ही चल रही है, ट्विटर के माध्यम से भी। चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 29,000 के पार पहुंच गया है, तो दूसरी तरफ मंत्री विधायक भी तेजी से कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। यहां तक कि कोरोना ने बीजेपी के प्रदेश संगठन में भी दस्तक दे दी है। शिवराज सरकार में मंत्री एक के बाद एक कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया के बाद अब मंत्री रामखेलावन पटेल की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। पटेल से पहले मंत्री तुलसीराम सिलावट और उनकी पत्नी की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आ चुकी है। वहीं बीजेपी विधायक भी लगातार कोरोना की चपेट में हैं। पूर्व विधायक रघुराज सिंह कंसाना और विधायक गिरीश गौतम और उनकी पत्नी भी पॉजिटिव आ चुके हैं। इतना ही नहीं, भाजपा के संगठन महामंत्री सुहास भगत और आशुतोष तिवारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उनकी दूसरी जांच रिपोर्ट में संक्रमण मिला। सुहास भगत राज्यपाल लालजी टंडन के अंतिम संस्कार में शामिल होने प्लेन से लखनऊ गए थे। इस प्लेन में सीएम, मंत्री भदौरिया और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद थे। इन 4 लोगों में 3 लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव निकल चुके हैं। अकेले वीडी शर्मा की रिपोर्ट ही नेगेटिव पाई गई है। उनकी दूसरी जांच रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। सिलावट सांवेर विधानसभा उपचुनाव के लिए कई दिनों से गांव-गांव जाकर जनसंपर्क कर रहे थे और बीते 4-5 दिन में ही वो करीब 3,500 लोगों से मिल चुके हैं। हालांकि भदौरिया के पॉजिटिव आने के बाद 7 घंटे बाद उन्होंने जांच कराई थी, जो नेगेटिव निकली। अब जब 7 दिन बाद फिर सैंपल दिया गया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 21 जुलाई को सीएम से मुलाकात करने वाली मंत्री उषा ठाकुर और विधायक मालिनी गौड़ ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। तो देखिए, चिंताजनक विषय तो है ही, लेकिन एक के बाद एक बीजेपी नेता इस संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं और अब दस्तक दे दी है बीजेपी संगठन में भी। और चलिए खबर को और भी हम विस्तार से बातचीत करेंगे। खबर को लेकर आशीष मंगल सोनी विशेष संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। कोरोना किसी को नहीं बख्श रहा आशीष, लेकिन जब बात हम ऐसे लोगों की करें जो तमाम चीज़ों को समझ रहे हैं, जानते हैं, बावजूद इसके कौन सी चूक हो गई, इनसे कौन सी लापरवाही हो गई। बीजेपी संगठन में दस्तक, बीजेपी कैबिनेट, अगर हम कैबिनेट की बात करें तो विधायक भी, कैबिनेट भी, संक्रमण एक के बाद एक आंकड़े सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक नाम सामने आ रहे हैं। कैसे रुकेगा कोरोना जब नेता, बीजेपी के तमाम विधायक और मंत्री तक इससे बच नहीं पा रहे हैं? निश्चित रूप से पारुल, कोरोना का संक्रमण इन दिनों जो है वो भयावह स्तर पर जा रहा है। दरअसल कोरोना से आम व्यक्ति पीड़ित है। आम व्यक्ति में जो कोरोना की संक्रमण की चेन है वो तोड़ना बेहद जरूरी है। इससे आम व्यक्ति प्रभावित है, नेता, अधिकारी, कर्मचारी, हर कोई प्रभावित इससे हो रहा है। लगातार जो आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, आज भी भोपाल में 246 केस निकलकर सामने आए हैं, पॉजिटिव मरीज निकलकर सामने आए। ये चिंता का विषय है। दरअसल कोरोना वायरस संक्रमण जो है वो उसकी एक चेन है, उसको तोड़ने के लिए ही राजधानी भोपाल में टोटल लॉकडाउन और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 2 दिन का लॉकडाउन किया गया है। लेकिन जो नेता, खासतौर पर सत्ता और संगठन से जुड़े हुए लोग या विपक्ष के जुड़े हुए लोग भी जो राजनेता हैं, जब किसी तरह की वर्चुअल रैली करेंगे या लोगों से मिलते रहेंगे तो कोरोना की चेन को तोड़ा नहीं जा सकता। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए जरूरी है कि हर व्यक्ति एहतियात के तौर पर वो तमाम उपाय करे जिनसे बचा जा सकता है। लोगों से संपर्क कम करते, ज्यादा से ज्यादा घर में रहे और लोगों से मिलने के लिए जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इन सभी कारणों से कोरोना की चेन को रोका जा सकता है। चलिए आशीष, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो कोरोना की चेन ब्रेक कैसे करनी है ये सभी को पता, और आशीष भी इस बारे में जानकारी दे रहे थे। लेकिन कोरोना की चेन ब्रेक करने के लिए जो डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, जो दूरी की बात की जा रही है, 2 गज की दूरी, उसका पालन करना जरूरी है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, बात करेंगे यूपी की, जहां आगरा में भाजपा विधायक और संगठन के लोग गांव-गांव जाकर कोरोना बांट रहे हैं। दरअसल फतेहाबाद विधानसभा के ब्लॉक शमशाबाद के हीरापुर गांव में भाजपा विधायक और संगठन के लोगों ने बैठक ली, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं। ये आप तस्वीरें भी देख लीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बैठक में यूपी पुलिस के 2 पुलिसकर्मी भी मौजूद दिखाई दे रहे हैं। जब कोरोना काल में भाजपा विधायक और संगठन के लोग ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाएंगे तो आम नागरिक से क्या उम्मीद कीजिएगा?
उसके बाद में पानी की समस्या एकदम से पहले लग चुकी है। दूसरा भी आपने विधायक जी ने आप सब लोगों के कहने पर यहाँ पानी की व्यवस्था टंकी बंदोबस्त। तो कोरोना महामारी लगातार देश में पैर पसार रही है। उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। हम देख रहे हैं लखनऊ में, राजधानी में भी मामले बढ़ रहे हैं और आगरा आप खुद देखिए कोरोना को बुलावा दे रहे हैं। बीजेपी के तमाम नेता, सोशल डिस्टेंसिंग तो दिखाई नहीं दे रही, पुलिस वाले भी खड़े हुए, रोकने वाला कोई नहीं। तो क्या सिर्फ बीजेपी के तमाम अधिकारियों, बीजेपी के तमाम नेताओं को माफ कीजिए छूट मिल गई है कोरोना बांटने की? समझने राजू संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं, कई लोग तो मास्क भी नहीं लगाए हुए दिख रहे हैं। राजू, पुलिस खड़े हुए हैं लेकिन डर किसी बात का नहीं है, तो गाइडलाइंस बनी ही क्यों है जब ऐसे लोगों को पालन नहीं करना है? क्या कुछ इस खबर के बारे में और जानकारी आपके पास? पारुल, बहुत अच्छा कहा आपने। देखा जाए जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात करें, जिस तरीके से जनता के ऊपर लागू की जाती है योगी सरकार में, पर उनके विधायक और उनके संगठनों के लोगों पर नहीं। जिस तरीके से आप देख रही हैं गांव-गांव जाकर किस तरीके से ये कोरोना बांट रहे हैं। कल ही की अगर बात करें कोरोना को लेकर, एक झांसी में एक युवक की मौत हो जाती है। उसने मौत होने से पहले कितनी गुहार लगाई थी कि यहाँ इलाज सही नहीं है सुचारू रूप से और मुझे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए। पर वहाँ के सीएमओ की बात करें या कहीं की भी बात करें, वो उसको कुछ इलाज नहीं मिल पाया। पर यहाँ भाजपा नेताओं की अगर बात करें, योगी की सरकार है, इसी को कहा जाता है पारुल राम राज्य। ये राम राज्य है, जो कि यहाँ पर देखिए अपने विधायकों के खिलाफ वो कोई एक्शन नहीं लेते किसी भी तरीके से। ये जितेंद्र वर्मा विधायक है, ये फतेहाबाद के विधायक हैं, आगरा के, और जिस तरीके से ये जनता के बीच में बैठ के कोरोना को बांट रहे हैं। आप देख रहे हैं पुलिस के अधिकारी कि अगर पुलिस के सिपाहियों की बात करें, पुलिस के सिपाही भी साथ में मौजूद है। सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा है। जिस तरीके से खुलेआम योगी सरकार की और योगी के ही अगर विधायक धज्जियां उड़ाएंगे तो कुछ बचता नहीं है सरकार के अंदर। पारुल, बिल्कुल राजू, सही कहा आपने कि जब जिम्मेदार, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी होती है कि वो खुद लोगों को जागरूक करें, उन कार्यकर्ताओं को, उन वोटर्स को, उन जनता को समझाएं कि किस तरह से कोरोना से बचा जा सकता है। लेकिन जब खुद ही कोरोना बांटते फिरेंगे तो भला कैसे थमेगा ये कोरोना का कहर? कैसे लोग बचेंगे इससे संक्रमण से? राजू, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो आपने तस्वीरें भी देखी और हम ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जो गाइडलाइंस अगर उनका पालन राजनेता ही नहीं करेंगे, वो तमाम लोग जो आइडल होते हैं कई कार्यकर्ताओं के, तो भला कैसे रुकेगा कोरोना? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है, तो दूसरी तरफ क्वारंटाइन सेंटर्स में भर्ती मरीजों पर तनाव इस तरह हावी हो रहा है कि लोग अपनी जान तक दे रहे हैं। हाल ही में छतरपुर में भी क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती एक मरीज ने तनाव के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लेकिन इन सब के बीच कोरोना वॉरियर्स यानी डॉक्टर्स का हौसला हार नहीं मान रहा। लोगों की जिंदगी सुरक्षित करने के लिए खुद की जान दांव पर लगाकर डॉक्टर दिन रात ड्यूटी पर डटे हुए हैं। मरीजों का तनाव दूर करने के लिए कोरोना वॉरियर्स हर तरह का प्रयास कर रहे हैं। अशोकनगर के मुंगावली से भी एक ऐसी अनोखी तस्वीर सामने आई जहां डॉक्टर कुछ अलग अंदाज में तनाव को दूर कर रहे हैं। ये वीडियो अशोकनगर के मुंगावली का है, जहां तनाव को दूर करने के लिए मेडिकल ऑफिसर्स डॉक्टर दिनेश त्रिपाठी अस्पताल में पदस्थ लैब टेक्नीशियन अंकुर गुप्ता के साथ बरसते पानी में अस्पताल के बाहर डांस करते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर त्रिपाठी का कहना है कि 4 महीने से लगातार ड्यूटी पर हैं और इससे उन्हें तनाव भी होता है। इसलिए जब झमाझम बारिश शुरू हुई तो तनाव को दूर करने के लिए उन्होंने नाचना शुरू कर दिया। वहीं पीपी किट में डांस करने वाले अंकुर गुप्ता ने कहा, मानसिक तनाव आजकल आम बात हो गई है, लेकिन काफी दिन बाद बारिश हुई तो डांस करके अपने तनाव को दूर किया। ये संदेश डॉक्टरों ने उन मरीजों को भी दिया जो क्वारंटाइन सेंटर में तनाव महसूस कर रहे हैं। कुछ नहीं, बस ऐसे ही मानसिक तनाव तो आजकल चल ही रहा है, क्योंकि हम लोग रोज़ कोरोना के सैंपल ले रहे हैं, हर एक मरीज के टच में आ रहे हैं। और मेरे साथ तो ये भी है कि हम लोग संविदा हैं, 17 साल बाद भी आज तक हम लोगों को परमानेंट नहीं किया गया। और सन 2015 की जो नीति लगाई है 8 जून 15 में कैबिनेट ने लगाई थी, वो भी आज तक 90% नहीं दिया गया, तो उसका भी तनाव रहता है। तो आज 10-15 दिन बाद पानी गिर गया तो उसी खुशी में थोड़ा मानसिक तनाव कम हो जाए तो डांस कर लिया। हाँ, खुशी तो ऐसा है, हम लोग यहाँ 4 महीने से लगातार 24 घंटे सब पूरा स्टाफ काम कर रहा है। लगातार हम लोग पेशेंट देख रहे हैं, कोरोना पेशेंट को एडमिट कर रहे हैं, पर डे सैम्पलिंग कर रहे हैं। आज अचानक ही मौसम थोड़ा अच्छा हो गया, 15-20 दिन से मुकाबले में पानी बरसा था, आज झमाझम पानी बरसने लगा तो मन प्रफुल्लित हो गया, हम लोग डांस करने लगे। थोड़ा तनाव भी डिफ्यूज़ हो गया हम लोगों का, थोड़ा अच्छा लगा हम सब लोगों। हर डॉक्टर को, हमारे स्टाफ को फिजिकल एक्टिविटी हमेशा करते रहना चाहिए। हम लोग बात करेंगे, एंजॉय करेंगे, अपने आप को खुश रखेंगे, सेल्फ स्टीम बढ़ेगा, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी खेलने से, डांस करने से, एक्सरसाइज करने से।
ये सब चीज़ें एक तरीके से हमारा मानसिक और शारीरिक तनाव को दूर करके हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है। तो देखिए, डांस करते हुए भी आपने वीडियो देखा और इनकी परेशानियां क्या हैं वो आपने खुद इनकी ज़बान से सुनी। लेकिन ऐसा समय जब हम देख रहे हैं कि कई ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जहां लोगों को पता भर चल जाए कि उन्हें कोरोना के सिम्टम्स हैं, वो कभी तो जाते ही नहीं है टेस्ट कराने, और टेस्ट कराने चले गए और पॉजिटिव आ गए तो उनकी और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। ऐसे में संदेश देने की इन डॉक्टर्स ने कोशिश की है, इन वॉरियर्स ने कोशिश की है कि जो लोग तनाव में हैं, तनाव कम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिंदगी को जीना आना चाहिए। नीरज संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कोशिश तो बहुत की इन्होंने ये समझाने की कि बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन उसको चुटकियों में खुद ही उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं जब डांस कर रहे हैं। नीरज, काफी अच्छा ये वीडियो, लेकिन जब इनकी परेशानियों की बात आती है तो इनकी परेशानियों के बारे में भी कोई बात करता है वहाँ पे? देखो पायल जी, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, अभी तक तो हमने डांस करते हुए कोरोना पेशेंटों के बहुत वीडियो देखे हैं। ये पहला वीडियो है कि जब कोई डॉक्टर से डांस कर रहे हैं, जिसमें पीपी किट में जो डांस कर रहे हैं वो लैब टेक्नीशियन अंकुर गुप्ता है, और जो साथ में उनका साथ दे रहे हैं वो मेडिकल ऑफिसर दिनेश त्रिपाठी जी है। इनका निश्चित ही इनका कहना है कि हम हमेशा तनाव में रहते हैं, तनाव में 24 घंटे काम कर रहे हैं, करीब 4 महीने से ड्यूटी कर रहे हैं, जो कि थोड़ा सा बारिश गिरी तो उन्होंने डांस करना स्टार्ट कर दिया। काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनके लिए, क्योंकि जो लोग आते हैं हॉस्पिटलों में वो इनको कोऑपरेट नहीं करते हैं। लोग बाग कहीं ना कहीं परेशानी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी इन सबसे जूझते हुए ये पूरी अपनी निष्ठा से अपने काम में लगे हुए हैं, और ये एक मिसाल है। इसीलिए ये कोरोना वॉरियर्स कहलाते हैं। बहुत शुक्रिया नीरज। तो कोरोना वॉरियर्स जिन्हें हम डॉक्टर्स, नर्सेस और तमाम वो लोग जो काल में काम कर रहे हैं, संक्रमण के साथ जूझ रहे हैं, उन सभी को सलाम। लेकिन ये तस्वीरें जब सामने आती हैं तो लगता है कि कोरोना से लड़कर जीत भी जाएंगे हम। चलिए, बात अगली खबर की। सरकार प्रदेश भर में सड़कों का जाल बिछाने की बात करती है, लेकिन आज भी कई जगहों पर लोगों के आवागमन के लिए पक्की सड़क नहीं बनी। इनमें भी कई जगह ऐसी हैं जहां सड़कों का काम अधूरा पड़ा है। कुछ एक ऐसे भी हालात देखे गए जहां हम पन्ना की अगर बात कर रहे हैं तो पन्ना के पवई और पवई से कटनी मुख्य मार्ग के चौड़ीकरण का जो काम है पिछले 3 सालों में पूरा ही नहीं हुआ। पवई से अमानगंज जाने वाले मार्ग की हालत बद से बदतर हो चुकी है। बारिश के दिनों में इस मार्ग से सफर करना किसी खतरे से कम नहीं, एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। इस सड़क पर आए दिन हादसे भी होते हैं। रोड के अधर में लटके होने से स्थानीय रहवासी आक्रोशित हैं। बताया जाता है इस रोड का निर्माण कार्य राजस्थान की रवि इंफ्रा कंपनी के पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर रामराज कंपनी करा रही है, लेकिन विगत 3 साल से इनका काम अधूरा है। इस संबंध में कलेक्टर ने बताया कि निर्माण करने वाली कंपनी से रोड के काम को जल्द पूरा करने की बात कही गई है। साथ ही एनएच सागर और जबलपुर के विभागीय अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है। निर्देशित भी किया है कि वो जल्दी इसको पूर्ण कराए, और इनके जो एनएच के जो अधिकारी सागर और जबलपुर 2 अधिकारी लगते हैं बीच में, दोनों ही को भी निर्देशित किया है कि वो जल्दी करवाएं, निकट भविष्य में जल्दी पूर्ण। तो पवई कटनी मुख्य मार्ग के अलावा और भी एनएच सागर जबलपुर की हम बात करें तो इनको लेकर कहा गया है कि आने वाले समय में काम पूरा हो जाएगा। लेकिन जब 3 साल से काम पेंडिंग पड़ा हुआ था तो कलेक्टर साहब के कान में जो क्यों नहीं रहेंगी, समझते हैं। अनूप संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। क्या कहानी है इस सड़क की? 3 साल बीत गए, अभी तक सड़क पूरी नहीं हुई। अनूप जी मैम, ये सड़क जो है ये पन्ना से लेकर के कटनी तक का निर्माण जो रामराज कंपनी के द्वारा कराया जा रहा है मैम। तो इसमें अमानगंज से पवई तक का जो मार्ग है वो लगभग 3 साल व्यतीत होने के बावजूद भी आज तक इस मार्ग का चौड़ीकरण नहीं हो पाया है, और जो रास्ता था उसको खोद करके साइड कर दिया गया है, जिसकी वजह से सड़क पर गड्ढे हो गए हैं। बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे में गड्ढों में पानी आ जाने के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं और लोगों का चलना काफी मुश्किल हो जाता है मैम। साथ ही इसके साथ ही जब इस मामले में कलेक्टर पन्ना से उनके पवई प्रवास के दौरान बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि एनएच के जो अधिकारी हैं सागर और जबलपुर, उनसे बात की गई है। भविष्य में जल्दी ही सड़क का काम पूरा करने की बात कही गई है। लेकिन मैम 3 साल व्यतीत होने के बावजूद भी ये काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होने के है, 5 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें से अब ये बात आती है कि 2 साल जो बचा हुआ है उसमें
किस तरीके से ये काम पूरा होगा, क्योंकि ये काम अभी कछुए की गति से जब भी देखने वाला धीमी कोई गति से नहीं चल रहा होता, है। जब मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं होता, तो ये तमाम जो कंपनियां होती हैं जिनके मत्थे ये काम होता है, जिनकी जिम्मेदारी होती है समय पर पूरा करना, वो भी आराम से काम कर रही होती हैं। तो कुछ आराम ये कंपनियां भी फरमा रही हैं क्योंकि जिम्मेदार अधिकारी भी आराम कर रहे हैं। बहरहाल अनूप, शुक्रिया जानकारी के लिए। हालांकि कलेक्टर साहब ने कहा है कि अब बात की जाएगी, आगे काम होगा, लेकिन बातें तो हमेशा होती हैं, काम कब होगा, सवाल यही। फिलहाल 5 शहर 5 खबर में इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।